हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपकी एक न्यू सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें हम आपके यहाँ पर पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। आपके यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है जिससे कि आपका सीटेट में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो बिना पीवाईक्यू के आप सीटेट पास कर सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लस में हम जो आपके पीवाईक्यू करते हैं वो ना सिर्फ पीवाईक्यू बल्कि हम ऑप्शन पर काम करते हैं। अगर ये 4 ऑप्शन है तो हम चारों को समझेंगे कि अगर गलत है तो क्यों गलत है, ये गलत है तो क्यों गलत है, और ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसका हम प्रॉपर रीजन आपको देते हैं। और ये सही है तो क्या इसमें ऐसा की पॉइंट था जिसकी वजह से ये आपका आंसर सही हुआ। यही मेरी अप्रोच रहती है और यही आपको एग्जाम में करना है। अगर आप एग्जाम में ऐसे करोगे तो एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, इसका कभी भी रोना नहीं रोगे कि मैम हमारा तो टाइम ही नहीं बचा था। मेन रीजन यही होता है टाइम ना बचने का। आप क्या करते हो, चीजें को सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते। और सीटेट जो है आपका कीवर्ड का ही खेल है। जितने कीवर्ड्स आप समझ लोगे सीटेट में उतना ज्यादा आपका आसान हो जाएगा, उतना ही जल्दी आपका सीटेट क्लियर होगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपकी कल भी एक सीरीज कराई थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर चेक करना। कल हमने जो भी आपके यहाँ पर स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। आज मैं आपकी प्रॉपर पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप एक बार उसे चेक कर लेना। ठीक है। इसमें हम आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, हिंदी भी करेंगे, इंग्लिश भी आपका करेंगे, सभी जो हम आपके यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पहले आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, सब्सक्राइब कराना है सेशन को, और लाइक कर देना भाई। ठीक है। और आप सभी लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करें भाई आज की क्लास को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हम आपकी लास्ट क्लास में कर चुके थे। आपको मैंने एक होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया था। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम आपकी कल की क्लास में किए, आज आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसे की पॉइंट से उड़ाते हैं बहुत ही कम सेकंड में। सबसे पहले क्वेश्चन ये, आपको नाम का नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ से पढ़ो। समावेशी के बारे में कौन सा सही नहीं है, मतलब नोट है। तो इसमें जो भी सबसे ज्यादा नेगेटिव है ना ढूंढ दो। हम इंडियन है, हम भारतीय, हमारे अंदर सबसे आप कह सकते हो क्वालिटी है, या फिर ये कह सकते हो नेगेटिव चीज है कि हम सबसे पहले कमी को ही ढूंढते हैं। हम अच्छी चीजों पे ध्यान कम देते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जो हमारे पास है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। तो यही करना है कि आपको इसमें गलत ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, समावेशी का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करे। बिल्कुल सही, यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव टीचिंग का मीन्स क्या है, अडॉप्ट करना। ठीक है, ऐसी पेडागोजीज को जो सपोर्ट करे सभी बच्चों को। ठीक है भाई, ये तो हमें सही लग रहा है, जबकि हमें तो गलत ढूंढना है। समावेशी का अर्थ है ऐसे तरीके का शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। ये तो भाई कुछ सेंस नहीं बन रहा, चलो आगे देखेंगे। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक आपका मूल्यांकन के आसपास एक ही समावेशी केंद्र, भाई यही मिल गया नेगेटिव। देखो आपको ये थर्ड समझ में नहीं आया, लेकिन हमने सेकंड से कर लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा, आसपास जो है एक ही समावेशी केंद्र होना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। और निश्चित पाठ्यक्रम अपना ही नहीं सकते अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हो। अगर आपका क्लासरूम इंक्लूसिव है तो आप कभी भी निश्चित फिक्स करिकुलम नहीं यूज कर सकते, कर ही नहीं सकते। एक बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, एक बच्चे को अच्छे से सारी चीजें आती है, तो क्या दोनों का आपका सिलेबस सेम हो सकता है? उनके जो करिकुलम है सेम होगा, तरीके सेम होंगे? नहीं। दूसरा यहाँ पर मानक मिल गया, स्टैंडर्ड मिल गया, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव की पॉइंट होता है। तो यही आपका आंसर है और इन्होंने आपसे गलत ही पूछा था। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलो एक बार मैं आपको बताऊं कि आपका जो फर्स्ट है वो सही क्यों है। एक समावेशी कक्षा जो है भाषा शैली के अंतर को समायोजित करती है। बिल्कुल सही। मान लीजिए आपकी लैंग्वेज अलग है और मेरी लैंग्वेज अलग है, तो इसे हम क्या करेंगे, समायोजित करेंगे। नेगेटिव चीजें नहीं है ये। ठीक है, और सहयोग को बढ़ावा देंगे, मतलब हमें प्रमोट करना है। अगर आप अलग अलग भी बच्चे, अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, अगर एक किसी बच्चे को अच्छी से चीजें दिखाई देती है, तो भी हम उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करेंगे। यही समावेशी बताता है सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना, लेकिन एक विधि से नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पर सेम कह रखा था, सेम नहीं, एक साथ लेके तो चलोगे, लेकिन सबकी जो भी अलग अलग नीड है उनका ध्यान रखते हुए। और जो आपका थर्ड था, इसमें क्या कहा, समावेशी का अर्थ है ऐसे तरीके
से शिक्षण को बहिष्कृत ना करें, मतलब हमें ऐसे तरीके नहीं लेने चाहिए जो सेम ही हो या एक ही तरीके से, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यही तो समावेशी हमें बताता है। तो बिल्कुल सही है भाई आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, लेवाइगोस्की। अब आपको क्या बनाना है, इससे आपको बनाना है की पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, तो इससे आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है, ठीक है। एक वीडियो प्रोवाइड की थी किस प्रकार से सीटेट क्लियर कर सकते हो, वो चेक करना। उसमें बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता लगते हैं। एक तो समावेशी मिल गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपको लेवाइगोस्की मिल गया, ये तो आप कह सकते हो आत्मा है, ठीक है। अगर प्याजे दिल है तो ये आपकी आत्मा हो गई, ठीक है। बहुत ज्यादा रिपीटेड है क्वेश्चन। तो बताओ, लेवाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं खालिस्तान वस्तु बच्चों में स्व नियमन का मुख्य महत्वपूर्ण है, ठीक है, के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या करना है, जो भी वाइगोस्की से रिलेटेड वर्ड लगे वो ही आपका आंसर होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अनुकूलन तो भाई आपके प्याजे बात करते हैं, संगठन ऑर्गेनाइजेशन प्याजे, असंतुलन या फिर संतुलन कह सकते हो प्याजे आपका। तो भाई इन तीनों शब्दों में कहीं पर भी लेवाइगोस्की ने अपनी थ्योरीज में यूज नहीं किया, तो कट करो। एकमात्र है आपका इनर स्पीच, निज वाक, क्योंकि कहा भी क्या है, स्वयं खुद को, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को हम डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये चीजें करनी है, ऐसे करनी है। ये किसमें होता है, आपका लेवाइगोस्की ही बताता है। इसमें यहाँ पर बच्चा छोटा होता है और खुद को गाइड करता है कि भाई मुझे तो ये सर्कल बनाना था, ये तो ऐसे बन गया, मुझे तो ये ऐसे बनाना था। तो क्या करते हैं हम, निज वाक, इनर स्पीच आपका कहा जाता है। अगर यहाँ पर आ जाता प्याजे, तो प्याजे का हो जाता ईगो सेंट्रिक। दोनों की बात सेम है लेकिन शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया है। प्याजे कहते हैं ईगोसेंट्रिक और आपके यहाँ पर वाइगोस्की कहते हैं इनर स्पीच, ठीक है। चलो आगे चले, समझ में आया। और बाकी ये जो ऑप्शन है ये किसके है, ये आपके प्याजे के हैं। चलो अब आगे देखो प्याजे, ठीक है। चलो भाई, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक, सबसे पहला तो यही आपको क्या दिया इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास दिया। सारा सीटेट इसी पे घूम के आ जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त, क्या पूछा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। पहले तो इनकी याद रखो 4 प्रकार के स्टेज दी है, क्या दी है, इनकी 4 प्रकार की स्टेज दी है। कौन कौन सी, सबसे पहले आपकी सेंसरी, ठीक है। इसके बाद है आपकी प्री ऑपरेशनल, इसके बाद है कॉन्क्रीट और है आपकी फॉर्मल, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो, SPCF करके आप इन्हें कैसे भी याद रखो, याद होनी चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर पूछा है, संज्ञानात्मक रूप से मूर्त, मूर्त की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी आपकी आएगी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, सोच को पूर्व संक्रियात्मक से अलग करते हैं। देखो कितना ज्यादा कंफ्यूजन आपका बढ़ा दिया। प्याजे का इतना तो हटाओ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मूर्त संक्रियात्मक को पूर्व संक्रियात्मक सोच से किस प्रकार से अलग करेगी, चलो देखते हैं। अब पूर्व संक्रियात्मक में और आपका मूर्त संक्रियात्मक, दोनों की आपको विशेषता पता होनी चाहिए, जिसकी मैं आपको CDP की क्लासेस कराती हूँ, वहां पर आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या, वस्तु स्थायित्व, तो बच्चे को छोटे पहले आ जाते हैं, ठीक है, ये तो नहीं होगा। इंद्रियों का समावेशन, कोऑर्डिनेशन, ये आपका सबसे पहले स्टेज में आ जाएगा। विकेंद्रीकरण या फिर आपका परिकल्पित तार्किकता, तो जो आपकी मूर्त है इसमें आपका तर्क आने लगता है, इसमें आपकी हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ठीक है, आपका इसमें रीजनिंग आने लगती है। हाइपोथेसिस जो बच्चा यहाँ पर करने लगता है, परिकल्पना बच्चा करता है, तो ये क्या है आपके यहाँ पर आने लगती है। इसी वजह से क्या है, जो पूर्व है ना, इसमें बच्चा इतना तर्क, इतना लॉजिक नहीं लगा पाता, लेकिन मूर्त में जो बच्चे का लॉजिक आने लगता है, और अमूर्त में ऐसा लॉजिक आ जाएगा, चाहे बच्चे के सामने वस्तु हो या फिर ना हो, तब भी तर्क लगा सकता है, तब भी कल्पना कर सकता है। तो इसमें क्या हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों सही हुआ, अभी मैंने आपको बताया। इसका मेन आपको रख के चलना था कॉन्क्रीट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपका लॉजिक आने लगता है, बस आपका यहाँ पर सेंसिस तो बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज हो गई। तो बस एक मात्र था फर्स्ट ऑप्शन, समझ में आया। आगे चले, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। साथ के साथ आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं, और बाद में मुझे कमेंट करके बताओगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 में से बताना आपके कितने सही हुए हैं। चलो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र को जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने में योग्यता का आकलन, ठीक है, योग्यता का आकलन, एक्सेस दी स्टूडेंट एबिलिटी टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली, तो आकलन करने में मदद करता है। तो सारी घूम फिराकर क्या बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गंभीर रूप से मूल्यांकन कर पाए वो भी योग्यता को, तो मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें हैं।
देखो क्या होगा, नेगेटिव हटाओ, जो नेगेटिव है, जो बहुत ही छोटा आंसर है या लिमिटेड आंसर है, उसे कट कर दिया करो तुरंत। वे पर्सन जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ठीक है। वे पर्सन जो शब्द की सरल परिभाषा पूछते हैं। वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने के उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं। देखो अगर सारांश मांगा जाएगा तो सभी बच्चों का सेम ही होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर कोई शब्द की सरल परिभाषा पूछेंगे तो ये सभी की एक जैसी होगी, ठीक है। आगे क्या है, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य रखने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं, जो कि पाठ के लिए हो गए, टेक्स्ट की वैलिडिटी के लिए हो गए, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वे प्रश्न जो बच्चों की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, इसमें क्या होगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। इसमें आप अपना अपोनियन, आपका यहाँ पर पर्सनल चीज जो है आप अपने यहाँ पर बता पाओगे, ओपिनियन जो है आप अपना यहाँ पर दे पाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, व्यक्तिगत राय, यही आपका पॉजिटिव टैग वर्ड था। क्योंकि यहाँ पर बात करें आप बच्चों की योग्यता का आकलन करोगे, कोई बच्चा अच्छे से क्वेश्चन याद करके आ जाता है, इससे आप ये नहीं पता लगा सकते कि बच्चे में योग्यता है नहीं है, ठीक है। तो हम बच्चों की व्यक्तिगत राय पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करने में, आपके गंभीर रूप से मूल्यांकन करने में हेल्पफुल होगा। तो क्या आ गया आपका 14, बिल्कुल सही है। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 15, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, बस आपको की पॉइंट पकड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान का बताना है भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो क्या पूछा है, संज्ञान को और भावनाओं के बीच में संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करेगा। कौन सा करेगा, संज्ञान की बात कर रहा है और आपका इमोशन, ठीक है। भावनाएं और आपका जो संज्ञान है, इसमें क्या होगा, आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। भाई बिल्कुल सही है, निर्भर तो होते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको रोना आ रहा है तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर आपने कुछ ऐसी चीजें देख ली, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, तो भी पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं संज्ञान इमोशनल इफेक्ट करता ही करता है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली, भाई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है, इसके विपरीत सत्य है, ऐसा नहीं है, दोनों को इफेक्ट डालती है, दोनों का प्रभाव होता है। तो ये पहले वाला भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही बात कही गई थी, ठीक है। तो भाई क्या हो गया आपका यहाँ पर, बिल्कुल सही हो गया 4th, क्यों हो गया, क्योंकि इमोशन और कोग्निटिव जो है ना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं आपका यहाँ पर, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे पर निर्भर है। बिना भावनाओं के संज्ञान नहीं होगा, संज्ञान के बिना समाज नहीं होगा। तो जो मैंने आपको आयाम कराए हैं विकास के, वो आपस में रिलेटेड है, आपस में दोनों ही क्या करेंगे, मतलब जितने भी आयाम है आपके 5 से 6 आयाम, वो सभी आपस में निर्भर है। ये की पॉइंट मैंने आपको बार बार बताया कि सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चले, चलो इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। और मैं आपको सीधा PYQ ही करा रही हूँ। इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको, इससे ये हेल्प मिल जाएगी ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, की पॉइंट कैसे निकालोगे, चारों ऑप्शन पे काम कैसे करना है, ये सब आप डेली क्लासेस करो, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से आपका संसाधित किया जाता है। तो क्या पूछा, प्राथमिक कक्षाओं में पूछा है, प्राइमरी में किस प्रकार से जो है आप लैंग्वेज को डेवलप कर पाओगे। तो जो भी पॉजिटिव है उठा के वही आंसर लगा दो। कैसे, जब शिक्षक औपचारिक भाषा का प्रयोग पर जोर दे, जोर मिल गया, ठीक है, फोर्स कर रहे हो, कट कर दो, ठीक है। आगे क्या है, अवहेलना करे, उपेक्षा करे, इग्नोर करे, ठीक है, डिसमिस करे, इग्नोर करे, नेगेटिव चीजें कट कर दिया। यहाँ पर क्या है, मूर्त वस्तु की बजाय संकेत तथा प्रतीकों से शुरू करते हैं। मूल अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करेंगे। अब बताओ कौन सा सही है। देखो प्राइमरी की बात किया ना, इसके अकॉर्डिंग बताना। देखो पहला तो नहीं होगा, 4th भी नहीं होगा। अभी इनमें क्या करना है, आपको की पॉइंट पकड़ना है। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेत तथा प्रतीकों से शुरू करे, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को, यहाँ पर बच्चा गया प्राइमरी में है, देखो यही की पॉइंट पकड़ना था, प्राइमरी में है तो बच्चे को आप क्या नहीं कर सकते, आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकते। अब मान लीजिए बच्चे ने जो चीज देखी नहीं है, वो क्या सोचेगा, प्राइमरी लेवल पे नहीं बता सकते। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा। किस कारण, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आ गया, ये इस वजह से नेगेटिव। अगर अपर में पूछा जाता तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, लेकिन ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलो तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड में क्या बताया, सेकंड में आपका बताया गया था कि छात्र आपके टीचर को क्या करना है, मूर्त वस्तु की बजाय हम क्या करेंगे, सीधा ऑब्जेक्ट दिखाने लगे। हम बच्चों को सीधा पहले सेब बच्चों ने देखा तो हम कहते नहीं भाई आपने जो सेब देखा होगा
वो ऐसे होता है, आपने जो ये देखा है। हम क्या करते हैं आपस में वो सब चीजें रिलेट कराते हैं, इससे बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, लैंग्वेज जल्दी सीखता है। आपने देखा होगा जो बच्चे का सबसे पहले होता है आज से अनार, दूसरा फिर आम ही बच्चे का होता है। हम क्या करते हैं चित्रों के माध्यम से, हम बच्चा इस पर फोकस करेगा, इस चित्र पर फोकस करता है, इस पर कम करता है, लेकिन पहले इस पे करेगा फिर हम इसे इस पे लेके आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा आपका अमूर्त वस्तु की बजाय जो हम पहले संकेतों का शुरू करते हैं और फिर बच्चों को हम मूर्त चीजें सिखा देते हैं जो हमें सिखानी होती है। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर दो। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना होती है? बताओ किस में जो है बच्चा सबसे बेहतर करेगा, लगातार कोशिश करेगा? जल्दी से बताओ, बस की पॉइंट उठाओ और अपना आंसर दो। और इसके अलावा भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लास का टाइम बताऊँ मैं, 8:30 बजे आपकी क्लासेस होगी। ठीक है, डेली। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, भाई अच्छी चीज है भाई। ठीक है, लेकिन असफलता के लिए भी आंतरिक कहीं ना कहीं गलत है। चलो, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी, बाहरी के लिए सफलता भाई नहीं, ये रिलेट नहीं करेगा। अगर आपको सफल होना है ना तो आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसे आरोपण भी इंटरनल होना चाहिए। तो ये दोनों कट करो। ठीक है, आगे है आपका यहाँ पर सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी, भाई ये बिल्कुल सही हो सकता है। सफलता के लिए बाहरी नहीं होगा भाई। ठीक है, सफलता के लिए आंतरिक ही होता है, इंटरनल ही इफेक्ट पड़ता है। और जो असफलता होती है ना, आप कहीं ना कहीं रह जाते हो या कुछ भी रीजन होता है, वो होता है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर जो है आपको इफेक्ट डालते हैं। तो क्या हो जाएगा, थर्ड आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया आपको भाई? क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चले, इतना पॉइंट क्लियर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको सभी कमेंट का रिप्लाई मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लेना जो भी अगर आपका डाउट है। चलो, और आप सभी भी लाइव ही क्लास किया करो। आगे है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों का समावेशन के लिए अब क्या करना है। देखो, ये तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछा आपसे, इंक्लूसिव एजुकेशन ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। आप सभी को पता है इंक्लूसिव एजुकेशन में डिसएडवांटेज ग्रुप आते ही है। तो उन्होंने पूछा उनके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले नेगेटिव चीजें ढूंढो। ठीक है, सबसे पहले अलगाव, अलगाव करोगे भाई? नहीं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। समान क्षमता के आधार पर विभाजित करोगे? ऐसा भी नहीं करोगे। ठीक है, कि जिसका IQ 120 है, जो गरीब घर से है उसे अलग बिठाओ जो अमीर घर से है, भाई नहीं। यही तो चीजें खत्म करनी है, इसी वजह से तो समावेशी आया है। समावेशी क्यों आया है? क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना है, ना कि उन्हें उनकी समानता के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर दिया। अलग अलग डिवाइड करना ही था तो हम समावेशी शिक्षा नहीं लेकर आते। तो ये चीजें गलत है। समान क्षमता के आधार पर कभी भी बच्चों को डिवाइड नहीं करोगे। आगे है आपका पहचान आधारित मतलब रूढ़ियों को प्रमाणित तथा प्रोत्साहन करोगे। क्या आप पहचान करोगे? आइडेंटिटी बेस, भाई ये तो नेता का बेटा है इसे पढ़ाओ, भाई ये तो गरीब का बच्चा इसे ना पढ़ाओ, ऐसा करोगे? आप कभी भी नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो बस सीधा मिल गया, नेगेटिव चीज हटा दी। अब आपको नहीं पता भाई थर्ड में क्या था, फिर भी सही करके आओ। थर्ड में क्या पॉजिटिव पॉइंट थे? एक तो आप संवेदनशीलता को बढ़ावा दोगे, जागरूक करोगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा गरीब भी है तो उसे आप क्या करोगे? संवेदनशील, जागरूक करोगे। ठीक है, आगे विभिन्न परंपराओं के प्रति, अगर उनके अंदर डाइवर्स है चीजें तो डाइवर्स चीजें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो विभिन्न परंपराओं के प्रति जागरूक भी रहोगे, संवेदनशील को बढ़ावा भी दोगे। या बेशक गरीब हो या वंचित वर्ग से हो तो भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो और सभी की तरह नॉर्मल उन्हें पढ़ाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो आप सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इसमें क्या है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है। और देखो पूरी कहानी क्या दर्शा रहा है कि लड़की है तो भाला नहीं फेंक सकती, लड़का है तो भाला फेंक सकता है। लड़की है तो किस में हिस्सा लेगी? वो रस्सी कूदने में। तो ये सब किसे बता रहे हैं? चलो ऑप्शन पे काम करेंगे। रूढ़िवादिता को बिल्कुल सही है। समानता तो नहीं है भाई, समानता होती तो ये चीज कहते नहीं। इक्विटी नहीं है, संबंधिता भी नहीं है भाई, कट कर दो। ठीक है, समानता तो है ही नहीं। बस कितने इजी ऑप्शन थे आपके, कितने इजी ऑप्शन थे। स्टेरियोटाइप हो गया रूढ़िवादिता, ठीक है, कि महिला जो है खाना ही बनाएगी, पुरुष जो है बाहर से कमा के ही लाएगा। ये सब क्या है आपका स्टीरियोटाइप है, जेंडर
आपका रूढ़िवादिता है, ये आपका चला रहा है और ये इंडिया है, यहाँ पर इसे समाप्त करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी सुधार काफी हद तक हुआ है और इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे काबिल टीचर इस पर वर्क करेंगे। इसी वजह से टीचर को ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है। सीटेट का एग्जाम इसलिए ही कराया जा रहा है ताकि आप एज ए बेस्ट टीचर बन सको। बेस्ट का मतलब है आप समस्याओं को समझो कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या क्या दिक्कत है, इंक्लूसिव एजुकेशन महिलाओं को, या फिर जेंडर से रिलेटेड, या बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, मतलब हर एक तरीके से हम बच्चों को, आपको क्या करना है, बेस्ट बनाना है। बेस्ट बनाने के लिए सारी समस्या को समझोगे, इसी वजह से सीटेट कराया जाता है। सीटेट सिर्फ इसलिए है ताकि वो देख सके कि आप एज ए टीचर बनने लायक हो या फिर नहीं, ठीक है। बाकी वो इम्प्रूवमेंट तो ट्रेनिंग के टाइम पे कर ही लेते हैं। चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। भाई 20 का आंसर दो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल की क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य, बस बाकी सब छोड़ो। क्या पूछा? डिसलेक्शिया। मैंने हिंदी पेडागोजी में बहुत ही अच्छे से समझाया, तो बताओ भाई इसका आंसर। डिसलेक्शिया बताया, तो इसमें क्या होता है आपका, बताओ। चलो, शारीरिक समन्वय, ठीक है। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, आपका ध्वन्यात्मक, ठीक है, या फिर स्थानिक जानकारी, बताओ भाई। डिसलेक्शिया पूछा है। डिसलेक्शिया आपका पठन में भी है और लिखने में, दोनों में, ठीक है। तो बताओ, ध्वन्यात्मक सुनने में तो नहीं होता, स्थानिक की बात ये नहीं करता, शारीरिक समन्वय में कठिनाई होगी, रचनात्मक समस्याओं के समाधान में, बताओ भाई, बताओ। फिजिकल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। आपको ऑटिज्म हो जाता है वो, तो आपका यहाँ पर थर्ड आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पर बच्चा कोई भी नई चीज क्रिएट ही नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसके सामने वो उसी से ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो अच्छे से शब्द नहीं लिख पा रहा, वो सी को इस प्रकार से लिखता है, वो डी को ऐसे लिखता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें सही, जो है आपका यहाँ पर थर्ड है। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई बच्चों को होती है, कुछ भी नया नहीं कर पाता, लिखने में पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, पठन विकार इसे कहा जाता है। डिसलेक्सिया आपका पठन विकार, और 1 नंबर आपको यहाँ से लर्निंग डिसऑर्डर से मिलता ही है, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का है, 1 भी आ जाता है, 2 भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपके आज के यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये बताओ आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। बताओ भाई 10 में से क्या आपका स्कोर रहा, कमेंट करके बताओ। और क्लास कैसी लगी, एक बार फीडबैक दो अपना, प्यार से कमेंट करके बताओ कैसे लगे आपको, की पॉइंट, किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है, कम समय में सोल्व करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आई जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, या फिर नहीं, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ। और कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो, नहीं है अच्छी बात है, लेकिन आप पूछ सकते हो, ठीक है भाई। बताओ कोई डाउट हो तो आपका। चलो ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है भाई। आप सभी एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, उस पर जो है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको शेयर कर दी जाती है, ठीक है। और आप सभी का एग्जाम 14 और 15 दिसंबर को होगा, और तब तक जो है आपके डेली इसी प्रकार से ये मॉक चलने वाले हैं, आप इसे दूसरा बोल सकते हो, ये आपके मॉक टेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा मैं कम्युनिटी पोस्ट जो आपकी होती है उस पर भी कुछ आपके PYQ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आप उस पर आप अपनी वोट दिया करो, ठीक है। आप उस पर सही आंसर पे क्लिक करना होता है सिर्फ आपको, ठीक है। उस पर पता भी लग जाता है कि कौन सा सही आपका आंसर है। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे ना, तो आपको वहाँ पर सिलेबस वगैरह जो भी आपके डाउट है आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। और कल की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, तो एक बार जाके चेक कर लेना। और इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रही हूँ, जैसे कि आपकी हिंदी पेडागोजी मैंने आपकी कंप्लीट करा दी, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे जो स्टार्टिंग से नहीं जुड़े, तो लगभग आपकी वो 15 से 20 क्लासेज है, इससे कम ही है। तो आप क्या करोगे, उसे स्पीड बढ़ा के 2x पे करके वो पूरी प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक है। उस प्लेलिस्ट से बाहर कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत ही शॉर्ट में कह सकते हो। प्लस आपके इंपॉर्टेंट सभी कॉन्सेप्ट मैंने लगभग कराए, और बाकी जो बच गए वो हम PYQ की मदद से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपकी CDP की क्लासेस होती है, CDP की क्लासेस में हमने इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं कि जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे ना, हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस से, या फिर आप मान के चलो जो आपको मैं क्लासेस कराती हूँ यहाँ से आपके आराम से आ रहे हैं, ठीक है। बुद्धि से रिलेटेड देख लो, या फिर आपका यहाँ पर अधिगम मैंने आपका कंप्लीट कराया, ठीक है। माइक्रो टीचिंग हो गई। इसके अलावा जो भी सिद्धांत है, अभी आपके सिद्धांत बचे हुए हैं, जल्द ही आपके सिद्धांत भी मैं डिस्कस कराने वाली हूँ। तो आप सभी CDP की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, CTET बाय एकता नैन करके,
ठीक है। CTET बाय एकता नैन करके आपको ज्ञान स्थली पे ही सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, आपको ज्ञान स्थली पर ही सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप कहोगे तो मैं आपको कमेंट में भी शेयर कर दूंगी, तो एक बार कमेंट करके बता देना। और याद रखना ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, तो अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो इन्हें चेक कर लो और बाकी कमेंट करके बता दो। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा में क्लास चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, मैं आपकी वो भी क्लास लगवा दूंगी। और आप सभी इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए और इस बार CTET पास कर लो, क्योंकि CTET जब आप पास कर लोगे ना तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपकी न्यू वैकेंसीज आएगी। ठीक है, BPSC का रिजल्ट आ ही चुका है, तो इसी प्रकार से इस बार मेरिट इतनी हाई नहीं गई, डाउन गई है, क्योंकि इस बार बच्चे बहुत ही कम बच्चों ने एग्जाम दिया, क्योंकि पहले लीक हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने इस बार एग्जाम अपना स्किप भी कर दिया था। तो अब आपको क्या करना है, आपके सामने BPSC भी है, यूपी में भी आपको वैकेंसीज है, KVS तो आपका आएगा ही, एनीवेज भी आपका आता रहता है, और EMRS की भी आपकी बात चल रही है। ठीक है, अभी आपका आर्मी वालों का भी आपका, ठीक है, टीचिंग एग्जाम आपके हुए थे। इसके अलावा आपका यहाँ पर यूपी की वैकेंसीज, PRT के काफ़ी चांसेस है, और आपका DSSB की तो वैकेंसीज आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये इतनी सारी आपके सामने वैकेंसीज है, और इनमें अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपके पास CTET का सर्टिफिकेट होगा। तो CTET का सर्टिफिकेट कैसे होगा, जब आप डेली क्लासेस करोगे। तो इतनी सारी वैकेंसीज को लेकर ही मोटिवेट रहो और अपना पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो, क्लियर करो और अपना टीचर बनने का सपना पूरा करो। क्योंकि जब आप क्लासेस करते हो हमारे साथ, तो हमारा मेन मोटिव है आप गवर्नमेंट टीचर बन ही जाओ। ठीक है, आप क्या बन जाओ, गवर्नमेंट टीचर बन के ही, सरकारी टीचर बन के ही। कमेंट करके बताना कि हाँ मैम हमारी जॉब लग गई है, हमारा CTET ऐसे पास हुआ, फिर आपका प्रॉपर इंटरव्यू हम लेंगे। तो हमारा मेन फोकस है आपको गवर्नमेंट टीचर बनाना। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हो। क्लास कैसी लगी इसका अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, और एक बार लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्लासेस अच्छी लगती हो तो। ठीक है, चलो भाई, अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखो। डेली 8 बजे जो है आपकी क्लासेस होती है। चलो अब आपसे कल मिलेंगे इसी समय।